हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 20 मई के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। आइए स्टार्ट करें। और उससे पहले बता दूं आपको कि ग्रामर का कोर्स और एक ट्रांसलेशन वाला बैच, ये दोनों अवेलेबल हैं आशीष क्लासेस जो न्यू एप्लीकेशन है वहाँ पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक पुराना एप्लीकेशन आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से है, ये नाम अब आशीष क्लासेस इंग्लिश हो गया है। यहाँ पर एडिटोरियल का बैच है। प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015, 16, 17 ये पेपर्स 100 पेपर सेट्स, एमबी पब्लिकेशन जो बुक आती है उसका पेपर सेट का सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल है एसएससी के लिए। और 2018 के पेपर्स भी उपलब्ध हैं। 2019 के पेपर्स जो हैं, मतलब नेक्स्ट जो पेपर हैं वो मैं अपलोड करूंगा, नया कोर्स हम लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये कोर्सेज बाई कर सकते हैं। ठीक है। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी यहाँ पर है इसी एप्लीकेशन पर, आशीष क्लासेस इंग्लिश पर। और एक न्यू ई बुक अभी लॉन्च कर दिया गया था जनवरी, फरवरी, मार्च का, जहाँ पर एडिटोरियल वर्ड्स, दोनों एडिटोरियल जो मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पर, उन दोनों एडिटोरियल्स के वर्ड्स जो हैं एक साथ अगर आप प्राप्त करना चाहें तो 2020 के पूरे वर्ड्स आपको जनवरी से लेकर और जून तक के, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 अलग अलग बुक्स में, और इस साल का जनवरी, फरवरी, मार्च के जो वर्ड्स हैं वो एक साथ आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। फ्लैशिंग लाइट्स नाम से आज का एडिटोरियल है। फ्लैशिंग लाइट्स का मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो, उसके बाद में हम बात करेंगे इस एडिटोरियल की। फ्लैश का मतलब होता है अचानक से लाइट जलना। ठीक है। फ्लैशिंग लाइट का मतलब है वो लाइट जो अचानक से फ्लैश हो रही है, अचानक से जल रही है। तो एक्चुअल में ये इंडिकेटर्स के लिए है कि भाई हमारे इकोनॉमी के हालात क्या हैं। वो कुछ हाई मतलब जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं कि बार बार हम बताते रहते हैं आपको कि ये हालात चल रहे हैं। उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है कि भी इंडिकेटर्स क्या हमें बता रहे हैं हमारी इकोनॉमी के बारे में, क्या फिलहाल कंडीशन चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था की, उसी को लेकर लिखा गया फ्लैशिंग लाइट्स। तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्टिकल है तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वोकैबुलरी काफ़ी रिच रहती है इसके अंदर, और लैंग्वेज भी थोड़ी सी, पॉलिटिकल आर्टिकल्स जो होते हैं ना उसकी अपेक्षा थोड़ी सी अच्छी वोकैबुलरी यहाँ पर यूज़ की गई होती है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई होती है। तो ये सारे वर्ड्स जो भी होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्क्रीनशॉट लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे पेन और नोटबुक लेकर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊं आपको वो सब नोट करते चलें। और ये जो अंडरलाइंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब सब्जेक्ट हैं, इसका वर्ब निकालना है आप, मतलब इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है वो निकालनी है, और इन वर्ड्स का मतलब क्या है ये देखना है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। बस आप शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और जितने भी स्टूडेंट्स आप देखते हो वो प्लीज़ लाइक करके जाया करें, क्योंकि लाइक करने से एक एजुकेटर को ये लगता है, पता लगता है कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप देखा तो करो कम से कम कि भाई हाँ आप लोगों ने पूरा सेशन देखा, आपको सब कुछ समझ में आया। तो एक छोटा सा काम आपको करना है कि लाइक करके जाएं सेशन को और शेयर कर दिया करें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द आरबीआईज लेटेस्ट मंथली बुलेटिन। तो आरबीआई का लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, मंथली बुलेटिन, मंथली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हम लोग जनरली ये मान लेते हैं कि एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। हालांकि मंथली एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि बुलेटिन से पहले आ रहा है, और बुलेटिन है वो नाउन है, इसलिए ये मंथली एडजेक्टिव होगा। तो आरबीआई का जो नवीनतम मंथली न्यूज़ है, बुलेटिन का मतलब प्रेस रिलीज कह दीजिए, प्रेस में जो इन्होंने बात कही है, कम्युनिक कह दीजिए। ठीक है। तो ये जो मंथली बुलेटिन है लेटेस्ट जो आया है, हैज जस्ट कंफर्म्ड, तो इस बुलेटिन को देखकर आ रहा है हैज, इसने बस कंफर्म किया ही है, हैज जस्ट कंफर्म्ड, इसने बस अभी अभी कंफर्म किया ही है, पुष्टि की ही है। तो हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, कंफर्म्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, हैज को देखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। व्हाट मैनी इकोनॉमिस्ट एंड एनेक्डोटल एविडेंस, क्या कहा है कि क्या मैनी इकोनॉमिस्ट एंड एनेक्डोटल एविडेंस, मैनी के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, इकोनॉमिस्ट आ रहा है, एंड कंजंक्शन है। एनेक्डोटल एविडेंस में एविडेंस नाउन है, एनेक्डोटल एडजेक्टिव है। एनेक्डोटल का मतलब होता है एनेक्डोट्स पर आधारित। अब एनेक्डोट्स क्या होते हैं, एनेक्डोट्स का मतलब होता है किस्से, कि आप केवल किस्सों के आधार पर बात कर रहे हो, अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो, अनरिलायबल, मतलब जो बातें किस्से पर आधारित हो, जो सुनी सुनाई बात पर आधारित हो, किसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित ना हो, ठीक है, जांचा परखा नहीं गया हो, तो उसको बोलते हैं एनेक्डोटल। इसका सिनोनिम देखो यहाँ दे रखा है, अनरिलायबल, अनसाइंटिफिक। ठीक है। तो गैर प्रमाणित कह सकते हो, अवैज्ञानिक तरीके से जो एविडेंस मिले हैं वो कह सकते हो। एविडेंस के बारे में याद रखें कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है।
तो आरबीआई का जो लेटेस्ट मंथली बुलेटिन है उसने अभी हाल ही में पुष्टि की है कि क्या अनेकों अर्थशास्त्री और जो किस्सों पर आधारित जो एविडेंस है, सबूत है, हैव बीन पॉइंटिंग टू। तो दो चीजें हो गई, एक तो इकोनॉमिस्ट्स, दूसरा हो गया एनेक्डोटल एविडेंस, एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल हो गया तो हैव बीन पॉइंटिंग टू। वो क्या इशारा कर रहे हैं, पॉइंट के साथ में टू लगेगा, इशारा करना। इशारा क्या कर रहे हैं तो वो बता रखा है हाइफन लगाकर, अ शार्प बैक स्लाइड। बैक स्लाइड क्या होता है? बैक का मतलब पीछे, स्लाइड का मतलब खिसकना, ठीक है, पीछे की ओर खिसकना। भाई इकोनॉमी जो है वो आगे जानी चाहिए, लेकिन अब ये जा कहाँ रही है, पीछे जा रही है, बैक स्लाइड है, ठीक है। तो बैक स्लाइड का मतलब वीकन, डिटीरियोरेट, कमजोर पड़ना। चूंकि अब अर्थव्यवस्था पीछे की ओर जा रही है मतलब कमजोर पड़ रही है, विकृत हो रही है, खराब हो रही है, ये कहना चाहता है। तो इसका ये इशारा ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, शार्प यहाँ पे एडजेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बैकस्लाइड है इन इकोनॉमिक मोमेंटम, किसमें? आर्थिक जो मोमेंटम है, गति है उसमें, ठीक है। तो इकोनॉमिक मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीक, मतलब एक वीकनेस देखने को मिल रही है, कमजोरी देखने को मिल रही है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर यहाँ तक की बात करें तो देखो, सब्जेक्ट था आरबीआई लेटेस्ट मंथली बुलेटिन, वर्ब थी हैज कन्फर्म्ड, फिर सब्जेक्ट आया मैनी इकोनॉमिस्ट और एनेक्डोटल एविडेंस, इसकी वर्ब थी हैव बीन पॉइंटिंग, ठीक है। और बैक स्लाइड का मतलब क्या है वो हमने देखा, और इसके अलावा एनेक्डोटल जो वर्ड है इसका क्या मतलब है ये हमने देख लिया, ठीक है, ये तो हो गया। इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अब ये एक आर्टिकल है, ये एक लेख लिखा गया है, आर्टिकल मतलब यहाँ पे लेख है, तो एक आर्टिकल जो किस पर लिखा गया द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, ठीक है। स्टेट का मतलब स्थिति, कैसी स्थिति है। आरबीआई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डेप्यूटी गवर्नर माइकल देबब्रता पात्रा, तो आरबीआई के अधिकारी, आरबीआई ऑफिशियल्स अधिकारी, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जब जुड़ा रहता है इसका मतलब, प्रेपोजिशन तो अपने बाद में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। इसका मतलब डेप्यूटी गवर्नर माइकल देबब्रता और देबब्रता पात्रा, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन दे रखा है आपको। इसका मतलब जो वर्ब लगेगी वो किसको देखकर लगेगी, सब्जेक्ट को देखकर, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो आरबीआई अधिकारी, जिसमें ये व्यक्ति भी शामिल थे, डेप्यूटी गवर्नर है ना, इन्होंने क्या किया, फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब होता है मार्क करना, ये काफी बार आता है वर्ड, और कल भी आया था, परसों भी हमने डिस्कस किया था, चिन्हित करना। तो इन्होंने, आरबीआई अधिकारियों ने चिन्हित किया है, मार्क किया है, क्या, द डिमांड शॉक, कि मांग को झटका लगा है, डिमांड क्षेत्र है उसको शॉक लगा है। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्ट का एक मतलब तो होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को ट्रबल करना, सफर करवाना। एक इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इम्पोज, थोपना। तो ये झटका किस कारण से लगा है, तो ये झटका लगा है फेरोशस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। फेरोशस का मतलब फियर्स या वायलेंट, काफी ज्यादा क्रूर, काफी ज्यादा भयानक, काफी ज्यादा भयंकर जो दूसरी लहर है कोविड-19 पेंडेमिक की, उसके कारण ये झटका लगा है, ये कहना चाहता है। आ गया होगा समझ में। यहां तक की बात फिर से समझना, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं अब। इन एन आर्टिकल, तो एक आर्टिकल, और आर्टिकल किस पे लिखा गया था, आर्टिकल लिखा गया था कि इकोनॉमी की स्टेट क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। इस पर आरबीआई अधिकारियों ने, जिसमें ये व्यक्ति जो कि डेप्यूटी गवर्नर हैं ये भी शामिल हैं, इन अधिकारियों ने क्या कहा, यहाँ पे चिन्हित किया कि डिमांड को जो शॉक लगा है, मांग क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है, किसके कारण, जो दूसरी लहर, और जब काफ़ी वायलेंट तरीके से बढ़ रही है, काफ़ी मतलब भयानक लहर है ये कोविड-19 पेंडेमिक की, उसके कारण जो ये डिमांड में शॉक लगा है उसको चिन्हित किया है आरबीआई अधिकारियों ने। कि भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भी आरबीआई को झटका क्यों लगा है, तो उसका कारण है इस दूसरी लहर के कारण, चूंकि डिमांड शॉक यहाँ पे हुआ है, मांग क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इस कारण से यहाँ पे जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वहाँ पे बैकस्लाइड देखने को मिला है। क्लियर है। तो इस दूसरे सेंटेंस में आरबीआई ऑफिशियल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो हैव है, फ्लैग का मतलब मार्क करना है, इन्फ्लिक्ट का इम्पोज है, थोपना है, फेरोशस का मतलब काफ़ी फियर्स, वायलेंट इसको बोलते हैं। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूडिंग, वो भी प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्टिकल पढ़ते हो तो बहुत आसान बन जाती है चीज़ें। बस आप एक सेंटेंस विशेष पर, एक सेंटेंस मतलब फुल स्टॉप तक का सेंटेंस लें, उसमें सब्जेक्ट निकालें, उसमें वर्ब निकालें, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लो, ग्रामर कहाँ कहाँ लागू होती है वो देख लो, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो वही चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ, आप फिर से देखना। यहाँ से यहाँ तक का एक वाक्य है, इस वाक्य को देखें। स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से, दे हैव साइटेड, उन्होंने, दे किसके लिए आ रहा है, ये आरबीआई ऑफिशियल्स के लिए आ रहा है। उन्होंने क्या किया, साइट किया। साइट का मतलब क्या होता है, कोट
नेम मेंशन, उल्लेख करना, जिक्र करना, हवाला देना। तो उन्होंने हवाला दिया किसका? द लॉस ऑफ मोबिलिटी। अब बता रहे हैं कि भाई क्यों ये आर्थिक मोमेंटम में बैकस्लाइड देखने को मिला, क्यों अर्थव्यवस्था फिर से पीछे की ओर जा रही है, क्यों कमजोर पड़ रही है। तो इसका कारण बता रहे हैं कि विशेष रूप से उन्होंने यहाँ पे हवाला दिया है किसका? लॉस ऑफ मोबिलिटी। लॉस का मतलब नुकसान, हानि, और मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। गतिशीलता का लॉस हुआ है, इसका उल्लेख किया। दूसरी बात कही, इंपैक्ट ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, इंपैक्ट के साथ में ऑन लगता है। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, जो अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक के आधार पर, जो कि मतलब कंपलसरी ना हो, खुद की इच्छा से आप करो, वो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग होती है। स्पेंडिंग का मतलब खर्चा। भाई ये खर्चा तो वो है, करना ही पड़ेगा, भी रोटी तो खानी ही पड़ेगी, कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो खर्चा है वो तो क्या है कि एक कंपलसरी खर्चा हो गया। एक है डिस्क्रेशनरी, आप चाहो तो करो वरना मत करो, उसके बगैर भी काम चलेगा। तो विलासितापूर्ण सामान जो हम खरीदते हैं, जैसे गाड़ी खरीदी, गाड़ी नहीं खरीदें तो भी हम जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है। तो बताया दूसरा आरबीआई अधिकारियों ने कि प्रभाव पड़ा है यहां पे जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है उस पर। डिस्क्रेशनरी के सिनोनिम वॉलंटरी, आर्बिट्रेरी, स्वैच्छिक को बोलते हैं, जो कंपलसरी ना हो। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा कारण बताया कि बेरोजगारी में वृद्धि। एज क्लियर साइंस, किस रूप में बताया है कि भाई ये जो हैं ये स्पष्ट संकेत हैं किसके? द डिमांड इज इन द डोल्ड्रम्स। इन द डोल्ड्रम्स एक फ्रेज है भाई, इसका मतलब होता है स्लो है, स्लगिश है, काफी धीमा पड़ गया है, काफी मंद पड़ गई है। तो ये संकेत हैं कि जो मांग क्षेत्र है, मांग जो है भी, सप्लाई और डिमांड दो चीजें होती है इकोनॉमी के अंदर, तो डिमांड जो है वो काफी धीमी है, ठीक है। ये कारण है इसके कि डिमांड धीमी है। अब यहां तक तो मैंने पढ़ाया, अब इसको मैं एक बार फिर से बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि यहां तक की बात क्या थी। तो विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया कि इन्होंने आरबीआई के अधिकारियों ने कि गतिशीलता की कमी, दूसरा डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, जो स्वैच्छिक रूप से लोग खर्चा करते हैं, अपने विवेक के अनुसार खर्चा करते हैं, उस पर प्रभाव, और तीसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज है, ये सब से ये क्लियर साइन से स्पष्ट संकेत है कि डिमांड क्षेत्र जो है वो धीमा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो सब्जेक्ट वर्ब, ये दे सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, इसके बाद में डिमांड सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। साइट का मतलब हमने देख लिया, ठीक है। डिस्क्रेशनरी का मतलब हमने जान लिया। स्पेसिफिकली है वो एडवर्ब है, एडवर्ब किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में दे रखा है, ठीक है। इम्पैक्ट के साथ ऑन लगता है, तो इम्पैक्ट के साथ साथ आप याद रखें कि इफेक्ट के साथ भी ऑन लगता है, इम्पैक्ट के साथ भी ऑन लगता है। ये दोनों नाउन के रूप में है और प्रभाव इन दोनों का मतलब है, इन दोनों में ही ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, सेवरल का मतलब अनेकों, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का मतलब जो बार बार में इंडिकेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता होती है, इंडिकेटर संकेत देने वाले। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं फॉर अप्रैल, अप्रैल के महीने के लिए, इन इंडिकेटर्स ने क्या किया? हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम, इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर करने का मतलब पकड़ना होता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये इंडिकेटर्स ने दर्शाया कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम किसमें? जो आर्थिक गति है उसकी बात कर रहा है। मोमेंटम का मतलब गति होती है, तो उसमें रिवर्सल यहाँ पे कैप्चर किया कि ये तो गति जो है पीछे की तरफ जा रही है। रिवर्सल का मतलब वही बैक स्लाइड को इसने अलग अंदाज में लिख दिया, ठीक है। अब सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, इसकी वर्ब हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, बाकी सब कुछ सामान्य था। अगला सेंटेंस देखो, जीएसटी ई वे बिल्स। अब ये ई वे बिल्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति जो जीएसटी मतलब पे करता है, जीएसटी में जिसका नाम रजिस्टर है, वो व्यक्ति कोई भी सामान जो 50,000 से अधिक कीमत का है वो जीएसटी ई वे बिल के बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता। उसको उसका पेमेंट करना पड़ता है, अलग से टैक्स देना पड़ता है, वो होता है जीएसटी ई वे बिल्स, ठीक है। तो जीएसटी ई वे बिल्स, अब इसका परिचय दिया है कॉमा लगा के, एन इंडिकेटर, ये एक संकेतक है, ये एक इंडिकेटर है किसका? ऑफ द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक ट्रेड। घरेलू व्यापार का कैसी स्थिति है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको बताने का तरीका है जीएसटी ई वे बिल्स। कॉन्ट्रैक्टेड, अब ये इसकी वर्ब है। ये जो जीएसटी ई वे बिल्स है ना, ये इनमें संकुचन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचन होना, कम होना, कितना? 17.5%। मंथ ऑन मंथ मतलब महीने से अगर नापा आपने, अगर मतलब एक महीने का दूसरे महीने से देखा कि सेकेंड जो अप्रैल का महीना है उसमें मार्च की अपेक्षा कितना प्रभाव हुआ, तो ये होता है मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पे संकुचन देखने को मिला 17.5% का। वाइल ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, जबकि, वाइल का मतलब जबकि, ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि जो गाड़ियों में ईंधन की खपत है,
कमर्शियल व्हीकल सेल्स अगली बात कर रही है कि कमर्शियल व्हीकल की जो बिक्री है, व्हीकल मतलब गाड़ी, एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, और घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक का मतलब हो गया हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या जो है, ये सब चीजें श्रैंक, श्रिंक की सेकंड फॉर्म है, श्रिंक श्रैंक श्रंक लिख लेना। श्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, सिकुड़ना, श्रैंक सेकंड फॉर्म होती है और श्रंक थर्ड फॉर्म होती है। तो ये सब में संकुचन हुआ फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, किससे, पिछले महीने से। प्रीसीडिंग का मतलब पिछला, जो पिछला महीना है उसकी अपेक्षा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। एक बार फिर देख लो, जीएसटी ई वे बिल्स जिसके बारे में कहा गया कि ये घरेलू व्यापार का एक इंडिकेटर होता है, उसकी हेल्थ को इंडिकेट करता है। इसमें महीने दर महीने अगर देखा जाए तो यहाँ पे 17.5% मतलब पिछले महीने से 17.5% की गिरावट आई। जबकि ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन है, उपभोग को बोलते हैं कंजम्पशन, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है और डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का ट्रैफिक है, इन सब में संकुचन हुआ पिछले महीने की तुलना में। ये तो है इसका ट्रांसलेशन। अब जीएसटी ई वे बिल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही था, वर्ब एक ही है यहाँ पे। अब बाकी बातें करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक ये दोनों ही सिनोनिम है आपस में। संकुचन होना, गिरावट आना, डिक्रीज होना, लेसन होना, मिटिगेट होना, ये सब सिनोनिम होंगे। प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस होता है, ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। अगली स्लाइड देखो, एंड द प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्केच्ड रूरल इकोनॉमी। तो देखो, एंड और द प्रीवियसली पीछे का, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, रिलेटिवली कंपैरेटिवली, है ना, तुलनात्मक रूप से। अनस्केच्ड क्या होता है, अनस्केच्ड का मतलब होता है अनडैमेज्ड, इसका मतलब है अनडैमेज्ड या फिर अनहार्म्ड, जिसपे किसी का मतलब जिससे नुकसान नहीं हुआ हो, जिसका नुकसान नहीं हुआ हो। तो कह रहा है कि और जो पीछे तुलनात्मक रूप से जो अनस्केच्ड था, जिसको नुकसान नहीं पहुंचा था, रूरल इकोनॉमी मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा था, ठीक है, पहले तो नहीं हुआ था। इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी क्या किया, टू का मतलब भी, सो डिमांड बिगिन टू ड्राई अप, इसने भी देखा कि मांग क्षेत्र जो है वो शुरू हो गया सूखना। ड्राई अप सूखना मतलब मांग यहां पर भी कम आने लग गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी। एज न्यू इन्फेक्शंस, कारण क्या था, एज क्योंकि न्यू इन्फेक्शंस स्प्रेड वाइडर, स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है भाई, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, क्योंकि नया संक्रमण जो है वो फैले वाइडर एंड डीपर, काफी वृहद स्तर पे, एंड डीपर काफी गहन स्तर पे, इनटू द कंट्री साइड मतलब गांव के इलाके में। आपने सुना ही होगा गांव में काफी ज्यादा संक्रमण है फिलहाल। अ ट्रेंड, ये एक ऐसा ट्रेंड है रिफ्लेक्टेड इन अ 33.5% कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रेंड जो है दिखा, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट मतलब दिखा, किसमें, 33.5% संकुचन में। संकुचन किस में हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन किस में हुआ, किस में डिक्रीज हुआ, इन द डिस्पैचेस ऑफ द टू व्हीलर्स। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, सेंड करना। तो जो टू व्हीलर्स है, दो पहिया वाहन है, उनको भेजने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, कहने का मतलब शोरूम में तो भेजना पड़ेगा ना बेचने के लिए, भाई आपका जो प्लांट लगा हुआ है वहां से तो आपको शोरूम में भेजना पड़ेगा। तो इसमें भी कमी आई है 33.5% की। एंड ए पैल्पेबल वीकनिंग इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स। पैल्पेबल का मतलब है नोटिसेबल, इसका मतलब है नोटिसेबल, इसका मतलब होता है एपरेंट, इसे आप कह सकते हो क्लियर, मतलब स्पष्ट को बोलते हैं, ऑब्वियस भी कह सकते हो। और यहां बिल्कुल एक स्पष्ट सी कमजोरी देखने को मिली इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की मांग में भी कमी आई, ठीक है, यहां तक फिर समझ लो। और कह रहा है पीछे तो क्या था, तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक किससे कर रहा है, शहर की तुलना कर रहा है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले तो क्या थी, उसको नुकसान नहीं पहुंचा था बिल्कुल भी, लेकिन इसने भी इस बार देखा कि यहां पे मांग जो है वो शुरू हो गई है कम होना, सूखना, ठीक है, क्योंकि नया इन्फेक्शन जो नए जो संक्रमण की दर है ना, वो गांवों के अंदर, कंट्री साइड का मतलब गांव के इलाके में काफी बड़े स्तर पर और डीप स्तर पर, मतलब काफी गहरी जड़ें जमा ली इसने, इन्फेक्शंस ने। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो देखने को मिला कि टू व्हीलर्स को डिस्पैच, जो डिस्पैचेज है टू व्हीलर्स का, वो 33.5% कम हुआ, और यहां पे ट्रैक्टर्स की डिमांड में भी काफी स्पष्ट सी कमजोरी या वीकनिंग देखने को मिली। यहां तक अगर देखें तो देखो, रूरल इकोनॉमी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सो है। इन्फेक्शंस, न्यू इन्फेक्शन सब्जेक्ट है, स्प्रेड इसकी वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब का काम हो गया। अनस्कैथ का मतलब अनडैमेज्ड या अनहार्म्ड है। पैल्पेबल का मतलब नोटिसेबल, एपरेंट या क्लियर है। ये वर्ड्स की बात हो गई। बाकी अगर बात करें रिलेटिवली, रिलेटिवली कंपैरेटिवली के जैसे यूज किया जाता है। रिलेटिवली के साथ में मान लो कोई एडजेक्टिव यूज करना पड़े, है ना, तो ऐसी कंडीशन में अनस्कैथ्ड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव ही है, ठीक है, तो वो डिग्री पॉजिटिव ही आती है, कंपैरेटिव कभी नहीं आती, क्योंकि ये खुद तुलना करता है, तो वहां पे कंपैरेटिव लगा दोगे तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है।
एक ये ध्यान रखना है। बाकी स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, ये ध्यान रखें। कंट्री साइड का मतलब गांव का इलाका होता है, ये ध्यान रखें। डिस्पैच का मतलब भेजने को बोलते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो बाकी सब कुछ हो गया। आगे देखो नया सेंटेंस ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी। ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है। ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में हो सकता है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले हो सकता है। 3 पोजीशंस याद रखें, या तो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मैन वर्ब से पहले आ जाएगा, ठीक है। और टू वाली कहानी क्या होती है, ये केवल उस शब्द के बाद में आता है जिसको इम्फेसाइज करना होता है, जिस पर जोर डालना होता है। ये भी एडवर्ब है और ऑल्सो भी एडवर्ब है। देखो ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट विच हिट अ 4 मंथ हाई ऑफ 8% इन अप्रैल। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, आज बेरोजगारी के रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है विच, जिसने हिट किया। हिट किया मतलब छुआ, स्पर्श किया, टच किया। अ 4 मंथ हाई, 4 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई महंगाई। और कितना है वो परसेंट में, 8% इन अप्रैल एज पर अ सर्वे। ये किसके अकॉर्डिंग है, एज पर का मतलब अकॉर्डिंग टू, ये एक सर्वे के अनुसार है। सर्वे किसने किया, बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके द्वारा सर्वे किया गया ये, है ना। यहाँ इसके अनुसार 4 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई बेरोजगारी। कह रहा है वॉज एट 9.5% ऑन May 18। ये अप्रैल में तो कितनी थी, 8%। मई में कितनी पहुंच गई, 9.5%। 18 मई की बात है ये, ठीक है, मतलब परसों की बात है। बेस्ड ऑन ए 30 डे मूविंग एवरेज, और ये किसके अनुसार है, 30 दिन का जो मूविंग एवरेज निकाला है उसके अनुसार है। अब एक प्रश्न बनता है कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज एक्चुअली 30 दिन का एवरेज, मतलब 30 दिन एक स्तर देखा गया और उसका औसत निकाला गया, ये होता है मूविंग एवरेज। एक टाइम फ्रेम के अंदर, है ना, एक टाइम फ्रेम के अंदर लगातार इसमें देखा जाता है कि भाई कितना स्तर पे हुआ है ये। तो ये 30 दिन का लगातार यहां पे देखा गया कि 30 डेज तक कितना, मतलब 30 दिन, जैसे मान लो 1 2 मैं 5 दिन का बताऊं, 4 5, तो इस दिन कितना, इस दिन कितना, इस दिन, इस दिन, इस दिन, और पांचों का डिवाइड कर दो तो ये जो एवरेज निकलेगा ये मूविंग एवरेज है। तो एक प्रकार से मापने का तरीका मान लो, ठीक है। तो यहां तक बताऊं फिर से आपको मैं, तो कह रहा है साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी जो कि 4 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई, मतलब अप्रैल में एक सर्वे जो किया गया था इसके अकॉर्डिंग अप्रैल में पहुंच गई थी 8% तक, ये हाईएस्ट स्तर पे पहुंच गई थी। अब इसके बाद में ये 9.5% पे पहुंच गई 18 मई को, ठीक है। ये किसके आधार पर बता रहा है, 30 दिन के मूविंग एवरेज के अनुसार ये बात सामने आई है, राइट। अब यहां तक अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहां पे हिट है, हालांकि ये रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, कनेक्शन इसी से हिट दे रखा है। फिर इस अनएम्प्लॉयमेंट को देखकर यहां पे इसकी वर्ब वॉच है, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं, मूविंग एवरेज बता दिया मैंने आपको। क्रूशियली एडवर्ब है, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंटली यू कैन से, वाइटली यू कैन से, कंसिडरेबली यू कैन से। तो क्रूशियली बड़ा महत्वपूर्ण है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो गांव का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, गांव में जो बेरोजगारी है, कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज। और ये गांव की बेरोजगारी किसने कैप्चर करी, मूविंग एवरेज ने कैप्चर करी। मूविंग एवरेज क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो मूविंग एवरेज के अनुसार जो कैप्चर की गया गांव की जो बेरोजगारी है, हैज रीजन। अब ये रीजन जो है वो राइज की थर्ड फॉर्म है, ये बढ़ गई, कहां तक पहुंच गई, 8.6% तक। एंड दिस एट ए टाइम, और ये भी उस समय पहुंची व्हेन द पेंडेमिक्स ग्रिप एंड हायर स्पेंडिंग, जब पेंडेमिक की ग्रिप का मतलब पकड़ होती है, जब इस वैश्विक महामारी की पकड़, और हायर स्पेंडिंग का मतलब काफी ज्यादा खर्चा ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर, आर लाइकली टू बी पुशिंग अप, इनकी संभावना है कि ये पुशअप होगा। पुश अप का, पुश का धकेलना, अप का मतलब ऊपर, मतलब बढ़ेगा। प्रिकैरिटी किसको बढ़ाएगा, प्रिकैरिटी को। प्रिकैरिटी क्या होती है, प्रिकैरिटी होती है इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी। एक वर्ड होता है प्रिकैरियस, एक वर्ड होता है प्रिकैरियस, ये होता है डेंजरस, ठीक है। तो प्रिकैरिटी ये इसी से बना है। इसका मतलब हो गया भाई, ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इसका मतलब हो गया खतरे की स्थिति। जब खतरा हो तो इसका मतलब इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, अनिश्चितता है। अमंग हाउस होल्ड्स इन द हिंटरलैंड, और किसमें ये असुरक्षा बढ़ाएगा, किसमें ये अनिश्चितता बढ़ाएगा, हाउस होल्ड्स में, घरों में। और घर कहाँ के, हिंटरलैंड में। हिंटरलैंड का मतलब दूर दराज के क्षेत्र, जो शहरी इलाके से दूर है, जो अंदरूनी एरिया है, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड, ठीक है। यहां तक की अगर बात फिर से करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि गांव की जो बेरोजगारी है, जिसको कि मूविंग एवरेज के द्वारा कैप्चर किया गया, वो गांव की बेरोजगारी 8.6% तक बढ़ चुकी है, ठीक है। और इस बार ये उस समय आई है जब पेंडेमिक की जो ग्रिप है और बहुत ज्यादा खर्चा जो है हेल्थ पर, इसकी संभावना है कि ये हाउस होल्ड्स में अनिश्चितता पैदा कर देंगे,
हाउस होल्ड कहाँ के, घर कहाँ के, जो गांव के इलाके में है, दूर दराज के क्षेत्र में है, उनकी बात कर रहा है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज रीजन है। फिर ये द पेंडेमिक्स ग्रिप एंड हायर स्पेंडिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है। ठीक है, और बाकी जो नए वर्ड्स हैं वो प्रिकैरिटी और हिंटरलैंड है, ये बताई दिया मैंने आपको। राइज वाली बात ध्यान रखें कि राइज जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म इसकी होती है रीजन, राइज रोज रीजन, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी तरफ एक होता है रेज, रेज है, इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है रेज्ड, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में हमेशा ही आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी हो गया, हमने वर्ड भी देख लिया, ट्रांसलेशन भी देख लिया, सब्जेक्ट और वर्ब भी मैच कर लिए। आगे बढ़ें, अब देखो लुकिंग अहेड, आगे देखें। लुक मतलब देखना, अहेड का मतलब आगे, आगे देखने पर, आगे देखते हुए द क्रिटिकल टास्क, जो महत्वपूर्ण खतरा है, जो महत्वपूर्ण रिस्क है। क्रिटिकल का मतलब वैसे महत्वपूर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी पेचीदगीपूर्ण कह सकते हो, बड़ी रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क, एक कंसिडरेबल रिस्क कह सकते हो टू द इकोनॉमी, किसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। इवन एज, इवन एज एक फ्रेज है, वैसे चाहे इसे कंजंक्शन भी कह सकते हैं आप। इवन एज का मतलब होता है वाइल, मतलब साथ साथ में, ऐसा होते हुए, वाइल। ठीक है, ये एक फ्रेज भी कह सकते हो, कंजंक्शन भी हो सकता है ये। तो कह रहा है आगे देखते हुए जो बड़ी रिस्क है इकोनॉमी को, इवन एज इज ट्राइज, जबकि वो ट्राई कर रही है, अर्थव्यवस्था जो है वो कोशिश कर रही है टू रिकवर, रिकवर होने की। कहां से रिकवर होना चाहती है, द लास्ट फिस्कल ईयर्स क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो पिछले वित्त वर्ष का, फिस्कल का मतलब वित्त होता है, पिछले वित्त वर्ष का जो क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, क्रिपलिंग का मतलब है जो कह सकते हो जो ट्रबल सम हो। वैसे क्रिपल का मतलब अपंग बना देने को बोलते हैं, डैमेज करने को बोलते हैं, तो वही डैमेजिंग कह दो या फिर ट्रबलसम कह दो, डिफिकल्टी पैदा करने वाला बोल दो या रुकावट पैदा करने वाला बोल दो। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इज पोज्ड बाई, पोज का मतलब होता है रेज, खड़ा करना या फिर प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, ये सब। और ये किसके कारण हुआ था कॉन्ट्रैक्शन, ये हुआ था बाय द स्पीड, उस गति के कारण, एट विच द वायरस कंटिन्यू, जिस गति से वायरस जो है लगातार फैल रहा है इन द कंट्री, देश में। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बार फिर देखो, आगे देखने पर पता लगता है कि बड़ी जो रिस्क है अर्थव्यवस्था के लिए, उस स्थिति में भी जब अर्थव्यवस्था कोशिश कर रही है, पिछले साल का जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया था और वो कॉन्ट्रैक्शन जो काफ़ी नुकसानदायी था, परेशान कर देने वाला था, रुकावट पैदा करने वाला था, वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तब भी एक बड़ा खतरा जो है, वो खतरा यहाँ पे पोज किया गया है, वो खतरा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा, वायरस की गति के द्वारा, जिस गति से वायरस लगातार देश में फैल रहा है। ये तो हो गया सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आ जाओ अब सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब पर। ये सब्जेक्ट आपका, इसकी वर्ब जो है वो यहां पे है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये ट्राइज है, तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। एक ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब। ठीक है, अब देखें क्रिपलिंग का मतलब क्या बताया मैंने। क्रिपलिंग का मतलब कह सकते हो ट्रबलसम, क्रिपलिंग का मतलब कह सकते हो हैमस्ट्रिंग भी कह सकते हो, रुकावट को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके मतलब हैं। पोज का मतलब रेज या प्रेजेंट है, बाकी सब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे देखें, विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशंस हैविंग स्लोड नेशन वाइड, ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हम डिस्कस किया है पिछले 1-2 दिनों में। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका मतलब ऐसा होने के बाद। तो कह रहा है विद द पेस ऑफ वैक्सीनेशंस, भी वैक्सीनेशंस की गति, मतलब इस चीज के साथ कि वैक्सीनेशन की गति जो है धीमी पड़ चुकी है। नेशन वाइड मतलब पूरे देश भर में, तो पूरे देश भर में टीकाकरण की गति जो है वो धीमी पड़ चुकी है। इसी के साथ मोर सो, और ऐसा ही ज्यादा कहां पर है, रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्रों में, और सेमी जहां लगता मतलब अर्ध, तो अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पे ऐसी स्थिति है कि टीकाकरण की गति बहुत धीमी पड़ चुकी है। तो इसी के साथ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि का क्षेत्र है, इज लाइकली टू फेस, लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना, तो इसकी संभावना है कि यहां पे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में। व्हेन, जब, कौन से महीनों की बात कर रहा है, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। कौन से महीनों की बात कर रहा है, जब सोइंग फॉर द खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल की जो बुआई है, सो का मतलब बीज बोना, विल नीड टू बी डन, इसकी जरूरत पड़ेगी इसको किए जाने की, मतलब खरीफ की फसल बोने की जरूरत पड़ेगी अब। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के भी कुछ चैलेंजेस को फेस करने की संभावना है।
तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई अब चूंकि गांव के क्षेत्र में और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति धीमी पड़ चुकी है, इसी के साथ जो एग्रीकल्चर है वो भी यहां पे संभावना है कि चैलेंजेस को सामना करेगा आने वाले महीनों में, और वो महीने जब खरीफ की फसल की बुआई की जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इससे सेंटेंस में सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी वर्ब है इज। लाइकली टू का मतलब संभावना होना होता है, सोइंग है इसकी वर्ब विल नीड, और टू बी डन है वो पैसिव, वो इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हैविंग स्लोड है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। बाकी सब सामान्य सी बातें थी। अगले स्लाइड में आ जाएं। द रिपोर्ट्स ऑन द इन्फेक्शंस एंड डेथ्स, जो रिपोर्ट्स हैं किस चीज को लेकर, संक्रमण की रिपोर्ट्स और डेथ्स की रिपोर्ट्स लिंक्ड टू द डिजीज, जिनका संबंध किससे है, बीमारी से, कि इस कोविड-19 से मरने वालों की जो रिपोर्ट है या संक्रमण, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने बीमार पड़े इस बीमारी के कारण, उनकी जो रिपोर्ट्स है फ्रॉम द विलेजेस, गांवों से, एंड टाउन्स और कस्बों से, पोर्ट्रे, तो ये रिपोर्ट्स है, इसकी वर्ब ये है। पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, डेपिक्ट, चित्रित करना, दर्शाना, डेलिनिएट करना। तो ये दर्शाता है क्या, अ ग्रिम पिक्चर। ग्रिम क्या है देख लो, टेरिबल है, हॉरिबल है, गास्टली है। इसका मतलब ग्लूमी भी होता है, काफी मतलब निराशाजनक तस्वीर दिखाता है, ये काफी भयानक तस्वीर दिखाता है ना, ये काफी डरावनी तस्वीर दिखाता है। एंड इट इज हार्ड टू सी, और बड़ा मुश्किल है ये देखना। इट इज यह है हार्ड, बड़ा मुश्किल, टू सी देखना, रूरल डिमांड की जो ग्रामीण डिमांड है, गांव के क्षेत्र में जो डिमांड है, फॉर एनीथिंग अदर देन, किसी अन्य चीज के लिए, किसके अलावा, अदर देन मतलब इसके अलावा, द बेयरेस्ट ऑफ इसेंशियल्स। बेयर का मतलब भाई यहां पे है मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे मूलभूत, सबसे बेसिक, मतलब सबसे बेसिक जो इसेंशियल्स का मतलब महत्वपूर्ण सामान। वैसे इसेंशियल जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसेंशियल को नाउन के रूप में यूज कर रखा है, नाउन भी होता है इसेंशियल। जब एडजेक्टिव होगा तो महत्वपूर्ण होगा, इसेंशियल्स अगर नाउन बना दिया तो इसका मतलब महत्वपूर्ण सामान हो जाएगा। तो जो सबसे बेसिक महत्वपूर्ण सामान है, जैसे हमारे को जीने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके अलावा कह रहा है कि गांव की जो डिमांड है, इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन। अब ये इसेंशियल्स में शामिल किया है कि इसेंशियल्स में क्या चीज शामिल है, इंक्लूडिंग तो प्रीपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है। तो फूड और मेडिसिन मतलब भोजन अत्यावश्यक है, दवाइयां अत्यावश्यक है। इनके अलावा गांव में जो डिमांड है ना, रिवाइविंग एनी टाइम सून, वो कहीं जल्द ही रिवाइव हो जाएगी, पुनः सक्रिय हो जाएगी। रिवाइव का मतलब फिर से एक्टिव हो जाना, फिर से सक्रिय हो जाना, इसकी संभावना कम लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, फिर समझा देता हूं इसको क्या कहना चाह रहा है कि यहां पे इस डिजीज से मरने वालों का जो रिपोर्ट्स है, इन्फेक्शंस की रिपोर्ट्स है गांव या कस्बों से, ये रिपोर्ट्स यहां पे दर्शाती है कि बड़ी ही भयावह तस्वीर है और बड़ा मुश्किल है ये देख पाना कि गांव की जो डिमांड है किसके लिए, मतलब बाकी सब चीज़ों के लिए, इनको छोड़ दो, सबसे बेसिक चीज़ों को छोड़ दो, फूड और मेडिसिन को, इनके अलावा जो डिमांड है ना वो जल्द ही कहीं रिवाइव कर जाएगी, ऐसा देखना मुश्किल लग रहा है। अभी तो रिवाइव होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स है वो सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स की वर्ब क्या है, रिपोर्ट्स की वर्ब यहाँ पे देखो कहाँ दे रखी है, पोर्ट्रे। ठीक है, इसके बाद में इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, तो ये दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गई। ग्रिम का मतलब हमने देख लिया। बेयरेस्ट का मतलब, बेयरेस्ट यहाँ पे दे रखा है डिग्री सुपरलेटिव बेयर की, तो बेयर का मतलब हमने देख लिया मोस्ट बेसिक या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है पता ही आपको। अदर के साथ में देन लगाते हैं, ध्यान रखना, अदर और रेदर इन दोनों के साथ में देन लगाते हैं, मतलब इसके अलावा, अदर रेदर इन दोनों में ही कंजंक्शन देन लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी तो क्या खास था, लिंक्ड में टू लगेगा, ये ध्यान रखना। लिंक में विद भी लगता है, वो भी सही होता है। आगे देखो, एड टू दिस, इसी के साथ एक चीज और जोड़ दो, है ना, एड टू दिस, इसी में एक चीज जोड़ दो, क्या चीज, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, कि जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स हैं भी, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है, ट्रक है, कोई गाड़ी है, उसमें जो फ्यूल डलता है, डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, उसकी बढ़ती हुई कीमतें हैं। एंड द शार्प इंक्रीजेज इन कमोडिटी प्राइसेस, दूसरी तरफ क्या है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी किसमें, वस्तुओं की कीमतों में, कमोडिटी वस्तुएं, उनकी कीमतों में। कटिंग अक्रॉस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सेगमेंट, दूसरा क्या है, कटिंग मतलब कटौती, किसमें, अक्रॉस, पूरे इसमें, अक्रॉस जहां लग गया इसका मतलब संपूर्ण वो क्षेत्र को कवर करता है। तो कटिंग किसमें, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, कृषि से संबंधित एडजेक्टिव है, उद्योगों से संबंधित जो कच्चा सामान वाला क्षेत्र है उसमें, एंड मतलब इन सबको देखते हुए, इन सबको जोड़ दोगे ना तो कोई भी व्यक्ति है वो क्या देखता है, वो देखता है कि अ वर्सनिंग, वर्सनिंग का मतलब और बदतर होता हुआ,
ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। और बदतर होता हुआ क्या, ऑफ डोमेस्टिक कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वर्सनिंग जो है ये एडजेक्टिव तो ना होके इसको मानो जेरेंड, क्योंकि ए दे रखा है, बाद में एक ही वर्ड दे रखा है, तो एडजेक्टिव तो नहीं होगा, नाउन होगा, तो ये जेरेंड है। तो यहाँ पे ये पता लगता है कोई भी व्यक्ति वो ये देखता है कि काफ़ी बदतर स्थिति हो रही डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस की, जो घरेलू कीमतों की स्थिति है उसमें स्थिति बदतर हो रही है, एज द आरबीआई ऑफिशियल्स वार्न, जैसा कि आरबीआई अधिकारी जो है वो चेतावनी देते हैं, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट है, सीज वर्ब है, आरबीआई ऑफिशियल सब्जेक्ट है, वार्न वर्ब है, बाकी कोई सब वर्ब तो कोई नई मतलब कोई वर्ड तो कोई यहाँ पे नया है नहीं। एक बार फिर देख लो, ऐड टू दिस, इसी में जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसी में एक चीज़ और जोड़ दी जाए कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की कॉस्ट है वो बढ़ रही है, बढ़ती हुई कीमतें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये नाउन है, ठीक है। दूसरा, काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी जो है कमोडिटी प्राइसेस में, वो देख लो। साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स का जो सेगमेंट है वहाँ पे कटौती है ना, इन सब को देख लो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे क्या देखता है, ये देखता है कि डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस जो है वो और अधिक बदतर हो रही है, जैसा कि आरबीआई ऑफिशियल्स वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं, ठीक है। एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया नाउन, महंगाई को बोलते हैं, मुद्रास्फीति को बोलते हैं। एक्सिलरेटिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये है त्वरित गति से बढ़ती हुई, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, तो तेज गति से बढ़ती हुई जो महंगाई है। थ्रेटन्स, ये यहां पे खतरा पैदा करती है, डराती है। द इकोनॉमीज ओवरऑल कंजम्पटिव कैपेसिटी, किस चीज को, इकोनॉमी का ओवरऑल कुल मिलाकर, कंजम्पटिव मतलब उपभोग करने की कैपेसिटी, क्षमता को, ठीक है। तो बढ़ती हुई महंगाई जो है वो खतरा पैदा करती है, थ्रेटन करती है किसको, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जो क्षमता है उपभोग करने की उसको। एंड पॉलिसी मेकर्स, और जो नीति निर्माता है, नीड टू बी, उनको जरूरत है, टू बी वेरी, कि वो सतर्क रहें, वेरी का मतलब यहां पे कॉशियस, ठीक है, अलर्ट, कि वो कॉशियस रहें, याद रखें कॉशियस में, अवेयर में और वेरी में, इन सब में ऑफ लगता है, कि वो सजग रहें किस बारे में, ऑफ द रियल डेंजर ऑफ स्टैगफ्लेशन, जो वास्तविक खतरा है, वास्तविक खतरा किसका, स्टैगफ्लेशन का, उससे सचेत रहें। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जब महंगाई तो लगातार बढ़ती है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो नहीं बढ़ती हैं, मतलब लगातार बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन जो है, बढ़ती हुई महंगाई है, वो यहाँ पे इकोनॉमी का जो ओवरऑल कंजम्पटिव कैपेसिटी है उसके लिए खतरा पैदा करती है, और नीति निर्माता लोग हैं उनको जरूरत है कि वो सचेत रहें, जागृत रहें, उनको सावधानी बरतें, उनको पता रहे किस बारे में, स्टैगफ्लेशन के वास्तविक खतरे के बारे में। अब यहाँ पे एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब थ्रेटन्स है, पॉलिसी मेकर सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, ये एक नया वर्ड यहाँ पे है, और बाकी सब आपको पता लग गया होगा इसमें। थ्रेटन का मतलब डराना है, ठीक है। फिर है द श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रेपोजिशन होता है एक एडवर्ब भी होता है, यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि प्रेपोजिशन अगर ये होता तो इसके बाद में एक नाउन, एक ऑब्जेक्ट लगता है इसके बाद में, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डेस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग इसका मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो द श्रिंकिंग मतलब संकुचन, किस चीज में, फिस्कल स्पेस नॉट विद स्टैंडिंग। फिस्कल स्पेस का मतलब हो गया वित्तीय जो स्पेस है, सरकार के पास एक स्पेस है कि हम इतना खर्चा तो कर सकते हैं, अब चूंकि वो भी कम होने लग गया, सरकार की जो फंडिंग है, सरकार के पास जो फंड है, जो कोष है अपना, उसमें भी कमी होने लगी, इसके बावजूद, ठीक है। अथॉरिटीज नीड टू स्पेंड मोर, भाई ठीक है आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, आप धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हो, आप अपना हाथ जो है आपका तंग होता जा रहा है, उसके बावजूद भी अधिकारियों को जरूरत है किस चीज की, खर्चा अधिक करने की, किस पर, ऑन एन एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट। रोल आउट का मतलब लॉन्च करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने को बोलते हैं रोल आउट। नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी, तो पूरे देश भर में वैक्सीन रोल आउट के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत है, और वो है एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइटेड मतलब जिसको तेज गति से किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहां पे एडजेक्टिव है, तेज गति करने को बोलते हैं एक्सपेडाइट, ठीक है। आप किसी चीज को एक्सपेडाइट करते हैं तो उसकी गति को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जिसको बहुत जल्दीबाजी में आपने नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट जो किया है उस पर अधिक खर्चा करने की जरूरत है, एंड मस्ट सीरियसली कंसीडर, और यहां पे बहुत ही सीरियसली कंसीडर करने की जरूरत है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की, जो भी नीति निर्माता लोग हैं वो अथॉरिटीज जो हैं वो सीधा कैश ट्रांसफर करें
किसके लिए? ताकि डिमांड बूस्ट की जा सके, इंक्रीज की जा सके। फिर समझना, कह रहा है कि भाई फिस्कल स्पेस में संकुचन हो रहा है, मान ली बात, लेकिन इसके बावजूद भी अथॉरिटीज को जरूरत क्या है? अधिक खर्चा करने की। किस पर? पूरे देश भर में वैक्सीन रोल आउट जो एक्सपेडाइट तरीके से हुआ था उस पर खर्चा करने की जरूरत है। और यहां पे अथॉरिटीज को बहुत ही सीरियस तरीके से यह भी समझने की जरूरत है कि वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के बारे में विचार करे। किस लिए? डिमांड को बूस्ट करने के लिए। अथॉरिटी सब्जेक्ट है, नीड इसकी वर्ब है, ठीक है। एक्सपेडाइटेड का मतलब हो गया रैपिड तरीके से किया हुआ, काफी तेज गति से किया हुआ। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना। नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे एडवर्ब है, वैसे ये प्रेपोजिशन भी होता है, याद रखना, ठीक है। और बाकी सब आपको आ गया होगा। श्रिंकिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। कंसिडर का मतलब सोचना विचारना है। और अथॉरिटीज की वर्ब नीड भी है, अथॉरिटीज की ही वर्ब यहाँ पे मस्ट और कंसीडर भी है। कंसीडर सीरियसली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आज का एडिटोरियल। अब रिवीजन करते हैं। पिछले जो सेशन था हमारा कल का, उसमें कुछ वर्ड्स थे, उसकी बात करते हैं। इवैक्यूएट क्या था? इवैक्यूएट का मतलब एम्प्टी करना है, मतलब खाली करवाना। कोई भी खतरे का जो स्थान है उसको खाली करवाने को बोलते हैं इवैक्यूएट। इसके अलावा इसके लिए शिफ्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। शिफ्ट का मतलब यही है कि भाई कोई एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना या फिर कहीं से हटाना, तो रिमूव भी इसका सिनोनिम मैंने बताया था आपको। फिर है अनरिलेंटिंग, ये होता है अनस्टॉपेबल, जो बिना रुके लगातार चलता रहे, जो अनसीजिंग हो, जो कंटिन्यूअस हो, ठीक है। कन्फ्लुएंस क्या होता है? कन्फ्लुएंस का मतलब कॉन्फ्लक्स होता है। संगम को बोलते हैं कन्वर्जेंस कह सकते हो, कन्वर्जेंस। मीटिंग प्लेस कह सकते हो, ठीक है, एक प्रकार से मीटिंग मान लो। संगम को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। हेराल्ड का मतलब क्या है? हेराल्ड का मतलब पूर्व संकेत करना है, तो इंडिकेट कर सकते हो। फोरटेल कह सकते हो या फिर पोर्टेंड कह सकते हो, पूर्व संकेत देना। रिजिलियंस वैसे होता है सपलनेस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, मजबूती। जो मैंने कल बताया था उसकी बात कर रहा हूं। स्ट्रेंथ है इसका, हार्डीनेस आप कह सकते हो, टफनेस कह सकते हो, तो मजबूती को बोलेंगे क्या? रिजिलियंस। तो ये है आपके आज के एडिटोरियल में रिवीजन तक हमने कंप्लीट किया। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।